और एक दो कंसेप्ट बाकी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉ बाकी है अपना, एंड देन स्टीफन्स लॉ बाकी है. Okay, so let's try to understand the concept of growth of ice on the lake. Okay, now what happens कि अगर समझो अपने पास है ना एक लेक है, this is the lake we are talking about, and let's say the water that is in contact with the ice is at the temperature of 0 degree centigrade, but the other water that is at the lower level is at the temperature of 4 degree centigrade. Okay, so on the verge of cooling है, but let's say it is at 4 degree centigrade. Okay, तो that is a very special point for water if you remember that particular point, correct ना. तो अभी क्या होगा कि अगर हम लोग हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो द फॉर्मूला फॉर हीट ट्रांसफर दैट आई टॉट यू वाज दिस: dq equals to ka, dq upon dt actually change in temperature is equals to ka delta theta अपॉन जो भी डिस्टेंस होता है ना वो होता है, बराबर ना. तो दैट इज एल. सो दिस इज इन जनरल फॉर्मूला. हम लोग डी नहीं लिखते थे, बट अगर हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो हमें डी लिखना पड़ेगा. ओके, अगर हम लोग इंटीग्रेशन के टर्म्स में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या डेरिवेटिव के टर्म्स में, तो आपको डेरिवेटिव के टर्म्स में लिखना पड़ेगा. दैट इज वाई जो अपना नॉर्मल इक्वेशन है क्यू बाई टी, इट गेट्स मॉडिफाइड टू दिस इक्वेशन डी क्यू बाई डी टी. Also, since they are measuring the length along y axis, तो उन्होंने L के जगह यहाँ पे y सब्सटीट्यूट किया है. दिस इज हाउ दे गॉट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. नाउ उन्होंने कंसिडर किया है कि जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, ओके, और या फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, वो माइनस थीटा पे है. नाउ यू मे वंडर वाई माइनस, क्योंकि बाहर कोल्ड होगा तभी तो ये आइस फॉर्म होगा, बराबर ना. आइस कहाँ पे फॉर्म होता है? लेक में. जहाँ पे बाहर निगेटिव में टेम्परेचर होता है वहां पे ऑफन फॉर्म होता है ना. so that is why that temperature is in negative. need to understand this particular thing. okay, तो अपना अगर दो दो सिस्टम का टेम्परेचर आप देखोगे इस पर्टिकुलर आइस के लिए, तो ये माइनस थीटा जो है वो सराउंडिंग है ना. तो सराउंडिंग का टेम्परेचर माइनस है. अभी ये मत सोचो कि सराउंडिंग हायर टेम्परेचर पे होता, क्योंकि अगर सराउंडिंग हायर टेम्परेचर पे है तो ये आइस कभी फॉर्म ही नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जांपल इन अवर केसेस, जहाँ पे अपने नॉर्मल अभी इंडिया में देखोगे ना, अपने साइड पे मुंबई वगैरह साइड पे लेक पे कभी आइस फॉर्म नहीं होता. नहीं तो पवई लेक पे आइस देखने को मिलता. क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर इज मच मच ग्रेटर इन कंपैरिजन विद द वाटर. अभी आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर जब लो होगा, लो, और आइस का टेम्परेचर कंपैरेटिवली हाई होगा या फिर वाटर का, तभी तो हीट हाई से लो जाएगा, एंड तभी तो यहाँ पे आइस फॉर्मेशन होगा प्रॉपरली. दैट इज वाई इसी को माइनस में कंसिडर किया गया है. अभी डेल्टा थीटा क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर. सो दैट इज नथिंग बट फाइनल माइनस इनिशियल. ऐसे पकड़ो, या फिर दो दो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, उसमें हायर माइनस लोअर होता है. तो ये हायर है 0, तो मैंने उसको पहले लिखा 0, माइनस लोअर, तो माइनस ऑलरेडी थीटा है, तो माइनस ऑफ माइनस थीटा विल बी प्लस थीटा. सो दिस गोना बिकम 0 प्लस थीटा, and that is why the value will be theta. तो आपको बेसिकली dq का ये फॉर्मूला मिल गया. ओके, dq ka d थीटा बाय dt जो भी है वो वाला. यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है ये पहले फॉर्मूला में? No, sir. ओके, सो यू गॉट द फर्स्ट फॉर्मूला. ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट बाहर का टेम्परेचर फुल होना ही मांगता, अदरवाइज ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा. नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट दिस फॉर्मूला लाइक दिस ka थीटा. तो उन्होंने टाइम को है ना वो साइड शिफ्ट किया है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तो डी टी लिखा अपन, यहाँ पे क्या है? वाई है. आई फॉरगॉट अबाउट एरिया, सो लेट मी राइट दैट फॉर यू. तो दिस बिकम के ए थीटा डी टी अपॉन वाई. ओके, अभी समझो आफ्टर सम टाइम, समझो एक अपने पास ना ये पहले वाटर था. ये जो डीवाई दिख रहा है आपको, ये डीवाई, ये वाला सेगमेंट, ये पहले ना वाटर था. बट बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस हीट ट्रांसफर,
ये येलो वाला सेगमेंट अभी आइस में कन्वर्ट होने वाला है, तो वाटर आइस में कन्वर्ट होगा, तो इनडायरेक्टली आइस का लेवल बढ़ते जाएगा। नया नया जो वाटर है, क्योंकि देखो ये वाटर है ना जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, उसका टेम्परेचर 0 हो रहा है, 0 पे देयर शुड बी फेज चेंज, तो ये जो लेवल है यहाँ पे नया आइस बनना चालू हो जाएगा। तो आइस के ऊपर आइस के ऊपर आइस के ऊपर आइस, एंड धीरे धीरे आइस का लेवल ग्रो होना चालू हो जाएगा। एंड नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर हीट ट्रांसफर ही आइस फॉर्म हो रहा है, सो दैट मीन्स देयर इज फेज चेंज हैपनिंग, सो वी कैन find out the heat related to phase change by the formula of ml, that is mass into latent heat। अभी mass क्या होता है, तो mass होता है density into volume, and volume क्या होता है, that will be area into thickness या फिर area into length। if we consider cross sectional area as a, तो मेरा जो thickness होगा वो dy हो जाएगा, तो area into dy into density will give me mass। तो उन्होंने क्या किया, यही रो ए डी वाई को इधर पुट किया है मास के टर्म में, एंड दे गॉट डी क्यू। बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी हीट सराउंडिंग खींच रहा था, बिकॉज ऑफ दैट हीट ओनली वी आर गेटिंग दिस कन्वर्टेड आइस, वी कैन इक्वेट डी क्यू वन विद डी क्यू टू। as the heat is getting absorbed and because of that phase change is occurring, dq1 और dq2 को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। और जब मैं इनको इक्वेट करता हूँ, दिस इज व्हाट इज गोना हैपन। सो लेट मी कॉपी दिस टू थिंग्स और इनको इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। नहीं, इधर ही कर देते हैं, चलो इन दोनों को इक्वेट करने की कोशिश की जाए। डी क्यू ये राइट साइड में देखो, तो अगर समझो मैंने इक्वेट कर दिया, दैट इज डी क्यू वन इक्वल्स टू डी क्यू टू, तो डी क्यू वन होता है के ए थीटा अपॉन वाई डी टी, एंड डी क्यू टू में क्या है आपको मिला, ये रो ए डी वाई के साथ एल, सो रो ए डी वाई के साथ एल। अभी आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द हाइट ऑफ द आइस, मतलब इनडायरेक्टली कहीं पे आपको हाइट अपॉन टाइम कंसिडर करना है। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव, हाइट क्या हो गया, कितने से ग्रो हो रहा है, डी वाई से, टाइम क्या हो गया, डी टी, तो अपना अल्टीमेट गोल है डी वाई बाई डी टी के ऊपर फोकस करना। तो ये जो इक्वेशन हमें मिलता है, इसमें एक जगह पे मैं डी वाई बाई डी टी को फिक्स कर दूंगा, तो ये dt को राइट में शिफ्ट कर देते हैं, so we are gonna get dy by dt and all other terms shifted to the other side, that is ka theta upon y। फिर आई गेस एक कैंसिल कर हो जाएगा, तो एक कैंसिल ही कर देते हैं, ज्यादा झंझट नहीं चाहिए हम लोगों को। तो वी आर गोना गेट के थीटा अपॉन रो एल। क्या बोल रहे हैं, क्या ये वाला पार्ट समझा गाइस कैसे निकाला मैंने? यस वेरी गुड। नाउ अगर आपको समझो वो पूछे, ये आपने dy बाई डी टी किया ना, अगर आपको समझे वो पूछे कि डिटरमाइन कि कितने टाइम में ये प्रोसेस कर रहा है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मतलब ग्रो होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, देन हाउ कैन यू फाइंड इट आउट? अभी तो मुझे नोट्स यूज करना ही पड़ेगा। ओके, लेट्स बिगिन गाइस, डेरिवेशन। ये मिल गया आपको के थीटा अपॉन रो एल बाई डी वाई बाई डी टी। लेट्स टेक डी टी का टर्म टू द अदर साइड, एंड बाकी डी टी का टर्म अगर अदर साइड लिया मैंने, तो डी टी यहाँ पे आएगा, के थीटा अपॉन रो एल ऑलरेडी यहाँ पे था, मैं y को वो साइड ले रहा हूँ, सो दिस बिकम्स y dy। नाउ लेट्स डू इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। k इज कांस्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, तो मटेरियल सेम रह रहा है तो k सेम रह रहा है। theta that is surrounding temperature, that is also not changing, density of the liquid gonna remain same, L का value that is our latent heat, that is also gonna remain same। okay, don't forget that L is latent heat, गलती से length बोल दोगे उसको, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ dt। लेट्स से टाइम वेरी होता है 0 से लेके t तक, एंड नाउ रही बात इंटीग्रेशन ऑफ y की, तो दैट विल बी y स्क्वायर बाई 2, एंड लेट्स से y का वैल्यू वेरी होता है y1 से लेके y2, मतलब पहले कितना था बाद में कितना था वो पता नहीं ना हम लोगों को y का वैल्यू, तो दैट इज y1 y2। नाउ यू कैन यूज अपर लिमिट, मैंने इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगा के थीटा रो एल इंटू टी
इक्वल्स टू ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, अपर लिमिट है ना पहले, तो वाई टू, फिर लोअर लिमिट वाई वन स्क्वायर बाई टू। तो इधर से आपको टाइम क्या मिलेगा, रो एल अपॉन के थीटा, चाहे तो टू भी पहले लिख लेते हैं, वाई टू स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर। दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सर्टन अमाउंट ऑफ आइस। देखो ये वाला फॉर्मूला, क्या ये फॉर्मूला समझा कैसे आया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. फॉर दोज Yes, sir. स्टूडेंट्स हु डिड नॉट अंडरस्टूड इट, मैं आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट वे में इसका रिकैप देता हूँ। और अगर आपको डेरिवेशन याद नहीं रखना है तो वैसे भी याद नहीं रखना है आपको डेरिवेशन, बट जैसे मैंने आपको क्या बोला कि मैंने आपको बताया कि कैसे आता है। क्या हो रहा है आपके पास, सिचुएशन सुनो। आपके पास एक लेक है और लेक में लिक्विड है। लिक्विड जो बॉटम में है वो थोड़ा हाई टेम्परेचर पे 4 डिग्री, और ना ये पर्टिकुलर लिक्विड में ऑलरेडी आइस फॉर्म हो चुका है। ओके, लाइक लेट से पहले ही आइस कुछ फॉर्म हो चुका है। अभी ये जो आइस फॉर्म हुआ, ओके, उसके कांटेक्ट में जो वाटर है वो 0 डिग्री पे है। एंड जो सराउंडिंग है, ये देखो डियर, ये आइस के ऊपर वाला जो रीजन होता है उसको बोलते हैं सराउंडिंग, है ना, या फिर एयर। वो है एक सर्टन टेम्परेचर पे माइनस थीटा। नाउ व्हाई आई हैव टेकन इट एज माइनस थीटा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला तभी तो हीट अंदर से बाहर जाएगा। तो ये जो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो हीट ट्रांसफर होने देगा। लेट्स कॉल दिस हीट एज क्यू। अभी आपने इस क्यू को कैसे निकाला, बाय यूजिंग फूरियर्स लॉ, दैट इज क्यू बाई टी इक्वल्स टू के ए चेंज इन टेम्परेचर अपॉन एल। तो Q बाई टी के जगह आपने डी क्यू बाई डी टी लिखा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, दैट इज वाई के ए। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, फाइनल माइनस हायर या फिर हायर माइनस लोअर। तो हायर ये है, सॉरी उल्टा बोला, हायर ये है लोअर ये है, तो यू कैन राइट इट एज 0 माइनस ऑफ माइनस थीटा। वंस इट इज डन, लेंथ में क्या लिया था हम लोगों ने, y, थिकनेस को कितना लिया था इसके, y, तो यहाँ पे y आया। ओके, देन इट बिकेम डी क्यू बाई डी टी के ए थीटा अपॉन वाई। यहां से आप डी क्यू निकाल सकते हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू के ए थीटा अपॉन वाई इंटू डी टी। बट वी नो दैट जो भी हीट यहाँ पे आपने प्रोवाइड किया, जो भी हीट आपने निकाला, उसी हीट के वजह से एक आइस का लेयर फॉर्म हो रहा है। जो आपने हीट निकाला, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ आइस। तो यहाँ पे कहीं पे आइस क्रिएट हो रहा है नया वाला, एंड यही आइस के वजह से ग्रो हो रहा है आइस का थिकनेस। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है ग्रोथ ऑफ आइस। ओके, अभी आपको ये पता चल गया कि जो हमने हीट एब्जॉर्ब किया, बिकॉज ऑफ दैट फेज चेंज हो रहा है। सो हीट एब्जॉर्ब रिजल्टेड इन फेज चेंज ऑफ वाटर, एंड देयरफॉर Q का वैल्यू हो गया m इंटू एल, या फिर dQ का वैल्यू हो गया m इंटू एल। नाउ वी नो मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है इंटू एल, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस। अभी अपने आइस का थिकनेस जो नया फॉर्म हुआ है वो dy है, जिसका फेज चेंज होगा उसका थिकनेस देखोगे ना, तो फेज चेंज सिर्फ इतने वाटर का हुआ है करंटली, दैट इज वाई थिकनेस विल बी dy। तो आप यहाँ पे a इंटू dy लिखोगे, क्योंकि वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होता है, l latent heat. Now you can equate 1 and 2. So from 1 and 2, you can equate them and you get Ka theta upon y dt equals to rho a dy into L. ओके, अभी यहाँ से आप dt को एक तरफ रखो और y के टर्म्स को सिर्फ, मतलब y के टर्म्स को राइट में डालो, तो Ka अपॉन, सॉरी Ka थीटा, और इधर से क्या आ सकता है, रो ए नीचे आया, एल भी नीचे आया, उधर पे y चला गया, y dy, और इधर dt बचा। नाउ यू कैन कैंसल दिस पर्टिकुलर a, सो यू गेट k थीटा अपॉन रो एल dt इक्वल्स टू y dy। देन नेक्स्ट स्टेप में मैंने इंटीग्रेशन किया, दिस बिकेम k थीटा बाय रो एल इंटू t इक्वल्स टू दिस बिकेम y स्क्वायर बाय 2 विद द वैल्यूज y1 y2, एंड बस आपको अभी पुट करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टू गेट दिस फाइनल आंसर, टाइम।
तो इतने टाइम में हाइट इतना तक बढ़ेगा। क्या क्वेश्चन समझा आपको गाइस? अभी टॉपिक एकदम आराम से समझा है सर। अभी अभी मैं चाहे तो इसको कंप्लीट लिख ही लेता हूँ, ताकि आपको अगर रेफर करना है बाद में तो आप मेरे नोट्स को रेफर कर सकते हो। मतलब ये जो अभी मैंने टाइम निकाला ना, वो अभी इसके ऊपर जो अनिकेत ने क्वेश्चन पूछा है वो 11th वाला, आई थिंक वो इसी टॉपिक के ऊपर है ना अनिकेत? Yes, sir. Okay, so we'll try to solve that. So T will be rho L upon K theta. Don't forget that theta is your surrounding temperature. Okay, that will be provided to you. चलो 11th वाला सम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इसका एसएस चाहिए या फिर कुछ लिखना है तो लिखो, बहुत बढ़िया वे में मैंने लिखने की कोशिश की है। डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है आपको, आप अगर फॉर्मूला याद रख पाए तो भी इट विल बी मोर देन इनफ टू सॉल्व। चलो 11th क्वेश्चन, लेट्स कंटिन्यू। हम्म ग्रोथ ऑन आइस है ना, वो उस वर्ड का मतलब समझो। लिटरली ग्रोथ हो रहा है, यू कैन सी द ग्रोइंग हैपनिंग। द आइस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। देयर इज आइस फॉर्मेशन इन अ टैंक ऑफ वाटर ऑफ थिकनेस 10 centimeter. This is the first data that they have provided to us. Okay, how much time, मतलब ये आइस का थिकनेस है, आइस फॉर्मेशन है तो जिसका वाटर का थिकनेस है 10 सेंटीमीटर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू हैव अ लेयर ऑफ 0.1 सेंटीमीटर बिलो इट? तो मतलब अपने टैंक में क्या था, पहले ही आइस जो था वो कितने सेंटीमीटर का था, 10 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी इट्स y1 का वैल्यू, मतलब इनिशियल वैल्यू। तो यू कैन राइट इट एज 10 सेंटीमीटर, या फिर आप कन्वर्ट, सारे डेटा किसमें है, सीजीएस में ही, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। तो इसको 10 सेंटीमीटर लिखोगे, फिर इसके नीचे एक छोटू सा आइस का नया सेक्शन ग्रो हो रहा है, एंड दैट छोटू सा सेक्शन इज 0.1 सेंटीमीटर। सो टुगेदर आपका y2 का वैल्यू हुआ 10.1 सेंटीमीटर, दैट इज न्यू थिकनेस ऑफ आइस। द आउटर टेम्परेचर इज -5, सो आपका थीटा का वैल्यू जो है वो गिवन एज है -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नो बिग डील अबाउट इट, वी कैन राइट इट एज -5, बट यहाँ पे मैं पाई लिख रहा हूँ। कैन यू टेल मी व्हाई? Rather than writing -5, I'm writing it as 5. Can you tell me why? 0 minus of -5. हाँ, एक्चुअल में जब मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था ना, तो फॉर्मूला में मैंने ऑलरेडी निगेटिव कंसिडर किया था, दैट इज व्हाई। तो यहाँ पे आप एक एज नोट याद रख सकते हो कि टेक थीटा ऑलवेज एज पॉजिटिव, एज we have derived, we have considered negative sign while derivation. ओके ये हो गया। तो थीटा पॉजिटिव ले लो, इवन दो इट इज नेगेटिव, वी नो दैट। थर्मल कंडक्टिविटी के दिया है, लेटेंट हीट ऑफ आइस भी दिया है 80 कैलोरी पर ग्राम। ओके, वी डोंट हैव टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, सीजीएस में ही है वो। और क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ आइस दिया है। तो सारा डेटा तो रेडी है अपने पास। लाइक फॉर एग्जांपल के का वैल्यू दिया है 0.005, और लेटेंट हीट का वैल्यू 80 कैलोरी पर ग्राम, एंड डेंसिटी ऑफ आइस 0.91। हाँ हो गया फिर सॉल्व। अभी आपको क्या निकालना है कि फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ आइस इज, क्या क्वेश्चन आधा लिखा है क्या ये इन लोगों ने, क्या लिखा है ये? मिनट, कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। फाइंड द लेटेंट हीट इफ आइस, क्वेश्चन हाफ है, वो मे बी टाइम पूछना चाहते हैं। अरे हाँ पूछा है ऊपर, फिर ये हाँ तो ये कुछ गड़बड़ किया है, हाउ मच टाइम पूछा है। तो टाइम तो पूछा है और ये नीचे कुछ डेटा देते वक्त गड़बड़ दिया है, तो टाइम निकालना है। अभी तो टाइम का थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, दैट इज टाइम इक्वल्स टू रो एल अपॉन के 2 के थीटा, सॉरी यार
So it's 2k theta into y2 square minus y1 square. सारा डेटा अवेलेबल है अनिकेत, तुझे जस्ट पुट करना है टू गेट द फाइनल वैल्यू. आई शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट कैपिटल एल, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग होगी. समझा अनिकेत? यस सर. व्हाट अबाउट अदर्स? सर ये कंसेप्ट में जो हीट है वो कंटिन्यूसली जाता रहेगा ना बाहर. इसीलिए तो तुझे देख, अगर कंटिन्यूअसली हीट बाहर जाता रहेगा दैट मींस कंटिन्यूअसली आइस का ग्रोथ हो ही रहा है. सो देयर इज कंटिन्यूअस ग्रोथ, दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन. कंटिन्यूअस ग्रोथ है इसीलिए. और सुन, अभी तूने टाइम निकाला, मान के चल तेरा टाइम आया समवेयर अराउंड लेट्स से 10 सेकेंड आया. 10 सेकेंड बहुत कम है बट मैंने एज्यूम किया कि 10 सेकेंड आया. तो 10 सेकेंड के बाद 10 सेकेंड के लिए हाइट इतने से इंक्रीज हो रहा है, 0.1 से 10.1 हो रहा है. बट इट्स पॉसिबल ना कि अगर तूने और ज्यादा टाइम लिया 20 सेकेंड तो मे बी द ग्रोथ विल बी डिफरेंट. यस इट विल बी डिफरेंट. तो टाइम के ऊपर डिपेंड है क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस इज हैपनिंग. समझा? यस. और कोई डाउट है आपको इस कंसेप्ट में? नो सर. अच्छा, और डाउट्स बताओ कौन से क्वेश्चन में है. ये 11th वाला तो कर दिया मैंने. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बोलो. Why only 27 people? कम हो गए क्या लोग? हाँ गाइस, लोग कम हो गए क्या? 27 से कम. और इतने ही आते हैं लोग नॉर्मली. सर इतने होते हैं 28 जितने होते हैं. हाँ सर, 30 के से ज्यादा नहीं होगा. हाँ वो बहुत सारे लोगों ने शिफ्ट कर दिया ना बैच, दैट इज व्हाई मेरे. चलो नेक्स्ट वाला डाउट है कि कंसेप्ट दूसरा पढ़ाऊं मैं. अब डाउट पूछोगे तो मैं वो डाउट करवाऊंगा. आई थिंक आइस वाले अभी आ जाएंगे आपको. यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है, इजी है ना टॉपिक, खाली फॉर्मूला याद रखना है बस, 1 मिनट में ओवर. ऐसे चाहे तो एक सॉल्व करे क्या और आइस वाला. डू यू वांट मी टू सॉल्व इट? कंसेप्ट एक्सरसाइज का ही देखते कोई तो. सर क्वेश्चन 9 है पर वो हो गया था. हो गया सॉल्व. ओके हाँ सर. ठीक है, फिर आप ट्राई करो बाकी के. आई एम गोना मूव ऑन विद द टॉपिक ऑफ रेडिएशन. नाउ दिस इज वेयर वी विल स्टडी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट रेडिएशन. आपको केटीजी में भी रेडिएशन पढ़ा है क्या? नो सर. नहीं सर. ठीक है, तो अभी हम लोग रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं. अच्छा, फर्स्ट वी विल बिगिन विद द कंसेप्ट्स कि कौन से कंसेप्ट्स हमें रिक्वायर्ड है. बट बिफोर वी गो इनटू रेडिएशन लेट्स रिस्पेक्ट अ साइंटिस्ट जिसका नाम है न्यूटन. सो न्यूटन एक्चुअली गेव अस कन्वेक्शन. You already have known or you already know that there are two type of convection. एक होता है natural and the other one is forced. Forced convection is where you basically use blowers, extra air, fans, etc. to cool down a thing or to heat up a thing. तो जब PC, गेमिंग लैपटॉप्स एंड ऑल दैट जो गर्म होते हैं, हीट होते हैं, तो उनको हीट होने से प्रिवेंट करने के लिए वी हैव फैंस इनसाइड लैपटॉप्स एंड PCs, करेक्ट? So those fans are actually performing the task of forced convection. Whereas अगर आप कोई भी चीज नेचुरल एयर में रखते हो फॉर कूलिंग डाउन और फॉर हीटिंग इट, then it is known as natural convection. Okay, in convection there is circulation of liquid, that is molecules एक जगह से दूसरी जगह पे circulate होते हैं and while circulating they carry heat and help the process to become a little bit fast than conduction. तो ये definitely is better than conduction. The formula that Newton actually derived was this one, that is Q by T directly proportional to. I'll try to tell you this particular formula in detail
एंड आई एम ऑल्सो गोना टेल यू कि इसमें रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं. मैंने कंडक्शन में आपको रेजिस्टेंस सिखाया, बट कन्वेक्शन में कैसे है, that is just extra for you. Even though it is not mentioned in your module, I think you should know this concept. Okay, so for convection you need to understand a very simple thing, that is there is one object. हाँ बोलो, कुछ बोला आपने? ठीक है. There is one object and ये object का जो temperature है उसको उन्होंने T लिया है. I'm going to use the same symbol, but in engineering we use symbol like TS and TE. TS stands for temperature of the system and TE for environment. But they have used the symbol T and T, so I'm going to go with those symbols. Let's say T is nothing but temperature of the body. On the other hand, T naught is nothing but temperature of the surrounding or our environment. Okay, so let's try to solve this in detail. According to Newton, rate of heat flow is directly proportional to area of the body. तो अगर समझो बॉडी का एरिया ज्यादा है तो वो ज्यादा कन्वेक्शन कर सकता है, एंड इट्स टोटली लॉजिकल. आप इमेजिन करो कि कन्वेक्शन में क्या होता है, कोई तो एयर वगैरह जैसी चीज फ्लो होगी एंड वो एयर जैसी चीज इस पर्टिकुलर सब्सटेंस से हीट कैरी करेगी. नाउ इफ यू कंसिडर लार्जर एरिया, व्हाट्स गोना हैपन, larger amount of heat can be carried out, and that way the heat transfer becomes very very fast. Okay, so heat transfer is directly proportional to area. To understand this, we can also take example of coffee और चाय. और पता है आपको, चाय जब ज्यादा गर्म होती है तो some people prefer to take it in saucer. लाइक ऐसे अपन बसी के अंदर नहीं क्या डालते हैं चाय और ऐसे फूक मार के पीते हैं. अगर आपने फूक नहीं मारा तो भी अगर आपने उसके अंदर चाय डाला ना, तो what is exactly gonna happen when that particular chai was or tea was in the cup, the area or surface area that you provided was only this much. But when you put it in the saucer, what is gonna happen, you actually expose it to the larger surface और लार्जर मीडियम. तो अपने एरिया इंक्रीज किया तो अभी एयर क्या करेगा, वो ज्यादा इफेक्टिवली कूल करेगा. एंड दैट इज व्हाई न्यूटन का कंक्लूजन, that is heat transfer rate in case of convection is directly proportional to area, is totally true. आपने बहुत बार ऐसा किया होगा, बट वो टाइम पे आपके दिमाग में कन्वेक्शन नहीं आया होगा. Am I right? बराबर सर. Yes, sir. ऐसे बहुत सारी चीजें आपने की है लाइफ में और ना आपको पता ही नहीं कि इसके पीछे का साइंस क्या है. ठीक है. द अदर थिंग that is important is temperature difference. So considering T is at higher temperature, we can write the formula as T minus T naught. Often it is like higher minus lower only. तो T naught अगर higher है तो इधर T naught पहले लिखो, T बाद में लिखो. That doesn't matter, और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो higher minus lower का फंडा याद रखो. Okay, now what is gonna happen? To remove proportionality sign, you need to introduce constant, and that constant, my dear friend, is nothing but H. So ये जो H है ना, H, it is constant. So H को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कन्वेक्शन, या फिर इसको दूसरा नाम में क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन कोएफिशिएंट. हाँ वही, कुछ भी बोलो, क्या फर्क नहीं पड़ता. So H is known as convection coefficient. If you do recall a little bit, हमने K के बारे में पढ़ा था, वो था थर्मल कंडक्टिविटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन. तो उसका यूनिट अगर आपको याद है तो वो था वॉट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड और वॉट पर मीटर डिग्री केल्विन, वॉट पर मीटर केल्विन. फॉर H द यूनिट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड. यू कैन सी द डिफरेंस. एक एक्स्ट्रा स्क्वायर आ जाता है क्योंकि यहाँ पे एरिया डोमिनेट करता है, वहां पे लेंथ डोमिनेट करता था, थिकनेस डोमिनेट करता था, यहाँ पे एरिया डोमिनेट करता है. दैट इज व्हाई यू हैव मीटर स्क्वायर ओवर हियर. दिस इज द फॉर्मूला. नाउ लेट्स ट्राई टू राइट इट इन अ डिफरेंट वे. तो अगर समझो अभी मैं इसको डिफरेंट वे में लिखने की कोशिश करूंगा, दैट इज आई एम गोना टेक HA टू द बॉटम. आई विल गेट Q by T equals to T minus T naught upon 1 by HA. Now if you compare it with our current का formula, that is Q by T, or current is
equals to change in potential upon resistance, you soon realize that our resistance in this case is 1 by HA. Okay, so we can write resistance or thermal resistance, but in case of convection process is nothing but 1 by HA. But if somebody comes and asks you what is thermal resistance in case of conduction, आप क्या बताओगे? What is that value? Conduction वाला किसको याद है? L by Ka. Very good. It's L by Ka. See the difference? ये 1 by HA है और ये L by Ka है. I don't know why your module has not mentioned this particular point, but it's very important for us to understand this concept. Okay? तो ये था आपका thermal convection जो मैंने आपको short and sweet way में explain किया. If you have any doubt in it, please go ahead and ask me. If not, let's move on with the next concept. That is radiation. Now, radiation, as you know, is the fastest mode of heat transfer, है ना? और उन्होंने वेवलेंथ दी है, देखो थर्मल रेडिएशन की. ये नंबर्स वगैरह कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. What is important for me ना, थर्मल रेडिएशन में आप ये जस्ट याद रखो कि दे आर ऑफ यूजुअली इंफ्रारेड और माइक्रोवेव. तो ये रेंज में होते हैं उनके प्रॉपर्टीज. तो इंफ्रारेड जो होते हैं ना और माइक्रोवेव जो होते हैं ना, वो हीटिंग एबिलिटी रखते हैं, whereas other radiations they use different kind of abilities, so they have different abilities. Wavelength के हिसाब से उनका abilities change हो जाता है. So for example, even though you don't have to remember this value, you should remember that उनका range जो होता है थर्मल रेडिएशन का, वो इंफ्रारेड से माइक्रोवेव में होता है. ओके, देखो इंफ्रारेड रीजन एंड माइक्रोवेव क्यों नहीं बोला पता नहीं, बट है माइक्रोवेव वाले भी क्या है, थर्मल रेडिएशन भी होते हैं. ओके, देन वी हैव मल्टीपल वेवलेंथ जो जिसके वैल्यूज उन्होंने दिए हैं एंड फ्रीक्वेंसी एंड ऑल दैट दी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन ऑफ दिस रेडिएशन दे प्रोड्यूस. अच्छा सर, फिर ऐसा है क्या कि कॉस्मिक रेज का उन्होंने वेवलेंथ बहुत कम दिया है, but can't cosmic rays produce heat? They can, because energy can be converted from one form to another, but in initial stages they don't have heat energy. समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको हीट एनर्जी के लिए एक सर्टन अमाउंट के वेवलेंथ चाहिए, सर्टन रेंज की, तो वो डायरेक्टली हीटिंग इफेक्ट देते हैं. बट यू कैन इवन कन्वर्ट विजिबल रेडिएशन टू हीट रेडिएशन. ऑब्वियसली आपको थोड़ा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा ट्वर्किंग करना पड़ेगा, which actually consumes more energy than like naturally जैसे मिलता है वो. तो that is stupid step, so that's why we don't do it कि visible light को heat में convert करने के. Now ये क्या है, they produce sensation of warmth but we can't see them, etc etc. ये theory पढ़ो रे, just like simple चीजें हैं. Okay, now let's talk about some definitions related to radiation. The first thing is diatomaceous medium. Okay, तो diatomaceous medium का मतलब क्या होता है? A medium which allows the heat radiation to. बोलो ना, बोलो. आपने जब बोला कि इंफ्रारेड और माइक्रोवेव के पास एबिलिटी होती है, वो एबिलिटी पे थोड़ा समझा सकते हो, उसमें क्या बोलना चाहते हो? Okay, so what my point is ना कि if you take visible light, okay, so visible light that is nothing but Vibgyor. Okay, तो उनका वेवलेंथ जो होता है वो समवेयर अराउंड 4200 या फिर 4000 नैनोमीटर से 7500 नैनोमीटर होता है. नाउ दीज वेवलेंथ्स ना, दे डू नॉट हैव सफिशिएंट क्या बोलते हैं, और यू कुड से देयर स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक दैट कि वो ना हीटिंग इफेक्ट नहीं दे सकते. लाइक फॉर एग्जांपल, अभी इमेजिन कर यू आर सीइंग द रेड लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, यू शुड फील लाइक तेरा बॉडी हीट हो रहा है, but that red light doesn't have that ability क्योंकि उसका structure different है. So it depends on the structure. Why? Because structure change हुआ, और indirectly अगर मैं बोल रहा हूँ कि wavelength change हुआ तो frequency भी change होता है reverse में. So if wavelength is decreasing, frequency is increasing. So अगर समझो इनका wavelength थोड़ा ज्यादा है
तो उनका फ्रीक्वेंसी कम होता है एंड बाय सॉरी उल्टा बोला मैंने, इनका वेवलेंथ अगर समझ कम है तो इनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है एंड इफ यू हैव दिस ग्रेटर फ्रीक्वेंसी दे वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। समझ रहा है, मतलब बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्पीड यू कुड से, और स्पीड नहीं, एक्स्ट्रा वेव्स दैट आर पासिंग थ्रू, वो हीटिंग इफेक्ट जनरेट नहीं कर सकते। बट इफ यू सी द लाइट दैट आर जस्ट आफ्टर इट दैट आर इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड का रेंज है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ओके, जब रेड से स्टार्ट होता है ना तो तुरंत वाला रीजन नहीं होता, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस जो वेव्स होते हैं ना ये वाले आगे वाले, उनमें हीटिंग एबिलिटी होती है। एंड इंफ्रारेड के आगे जो माइक्रोवेव आता है उनमें भी, मतलब इंफ्रारेड का सम पार्ट एंड माइक्रोवेव कंप्लीट हैव द एबिलिटी टू डू प्रोड्यूस हीट, बट वो विजिबल नहीं है, या फिर वो तेरे को कलर सेंसेशन नहीं दे सकते। मतलब इट्स लाइक ना, हम कैसे बोलते हैं कि सब लोगों के पास सब चीजें नहीं होती, some people are good in study, some people are good in sports, etc etc. Are you getting my point? Yes sir. हाँ, तो ऐसा है वो, and all of that because their wavelength is different. So once the wavelength changes, frequency changes, and frequency जिस moment पे change होता है it's gonna change its property. Okay, ऐसे। तो अभी बात करते हैं डाइएथरमेनस मीडियम में। तो a medium which allow heat radiation to pass through it without absorbing them, it's like R-par. So what we can call diathermanous substance as diathermanous medium as R-par medium, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं करता, इट लेट इट फ्लो डायरेक्टली R-par. ओके, फॉर एग्जांपल मतलब एक इमेजिनेशन करते, एक मीडियम है आपके पास और आपने इस मीडियम से हीट ट्रांसफर किया 10 जूल का, तो वो 10 जूल, जूल इज नॉट एक्चुअली प्रॉपर यूनिट ऑफ हीट, बट ठीक है चल जाएगा, वो 10 कैलोरी पास किया आपने, एग्जिट में 10 कैलोरी जाता है, तो आपने 10 कैलोरी इनपुट में दिया, आउटपुट में 10 कैलोरी जा रहा है। नाउ इफ द हीट गिवन इज डायरेक्टली गेटिंग पास, देन दिस पर्टिकुलर बॉडी का टेम्परेचर वोंट राइज। क्यों राइज होगा? क्योंकि बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है। बट देयर आर सम मीडियम्स लाइक एथरमेनस मीडियम। अच्छा, इसके एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। ड्राई एयर है, ड्राई एयर मीन्स जिसमें मॉइस्चर जरा भी नहीं है, देन सल्फर डाइऑक्साइड है, देन NaCl है, ये हीट को तुरंत पास कर देते हैं, दे डोंट वांट हीट, दे हैव लेस एफिनिटी फॉर हीट, तो वो आर पार हीट हो जाता है। ओके, नाउ ये 1 and 2 के एग्जांपल्स है, वो आप पढ़ लो, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। लेट्स नाउ टॉक अबाउट एथरमेनस मीडियम। तो एथरमेनस मीडियम क्या होता है? वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसको बोलते हैं एथरमेनस। लाइक फॉर एग्जांपल वुड है, पार्टली एब्जॉर्ब्स है ना, तो ये पार्टली एब्जॉर्प्शन करता है। ओके, एंड यहाँ पे हीट रेडिएशन पास थ्रू होता है। लाइक फॉर एग्जांपल वुड है, मेटल है, मॉइस्ट एयर है, ग्लास है, ह्यूमन फ्लैश है। अभी ह्यूमन बॉडी देखो ना, अगर सराउंडिंग में ज्यादा हीट हुआ ना बाहर, तो अपना बॉडी भी गर्म हो जाता है। आप ट्राई करो, आप धूप में जाओ और बाहर से लाइक कोल्ड रीजन में आओ, आपको तुरंत ऐसा फील होता है कि आपका बॉडी गर्म हो गया। हैव यू फील दैट? Yes sir. मतलब आप हाथ लगा के आप फील कर सकते हो। इतना ही नहीं, योर बॉडी एक्चुअली ना लाइक आपको ऐसा फील होता है कि आपके बॉडी से कुछ बाहर जा रहा है। मतलब लाइक यू सेंस दैट पर्टिकुलर थिंग कि मेरे बॉडी से हीट ऐसा बाहर, क्या ना फ्यूम्स निकल रहे हैं, ऐसा फील आता है। फील, हैव यू फेल्ट दैट एवर बिफोर? हाँ सर। Yes sir. स्पेशली जब आप गर्मी में ज्यादा हार्डवर्क करते हो ना, तो वो कैसे होता है, वो टाइम पे ना कंटिन्यूअसली बॉडी में से आपके हीट बाहर जाने, मतलब योर बॉडी इज ट्राइंग टू एलिमिनेट दैट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट that has been absorbed in your body. Now this actually tells us something interesting, that is whatever heat your body has absorbed will eventually be ejected. तो जो हीट एब्जॉर्ब किया है वो आफ्टर सम टाइम एमिट होने ही वाला है। याद रखो, ये बाद में काम आने वाला है। जो भी हीट एब्जॉर्ब किया वो हीट एमिट होने ही वाला है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अ सिंपल सिनारियो। लेट्स से, ये एक्चुअली ना कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो। इमेजिन यू हैव अ बॉडी ओवर हियर एंड ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी there is some incident heat. Let's call it as Q. So our Q over here is nothing but total heat. Now this particular substance can actually do three things. It can absorb some amount of heat. तो उसने क्या किया? कुछ amount of heat को absorb किया, अपने में स्टोर करके रखा indirectly. There are some substances जो आर पार जाने देते हैं, but our substance is multi-talented person.
इज लाइक रविंद्र जडेजा जो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब करता है. ओके तो अपना सब्सटेंस क्या कर रहा है, अपना सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहा है एंड देन ट्रांसमिट भी कर रहा है. तो ट्रांसमिटेड हीट, ट्रांसमिटेड मतलब आर पार. ओके एंड द लास्ट वन इज रिफ्लेक्ट. तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट भी होता है. तो रिफ्लेक्टेड हीट, it's quite obvious that whatever heat we have provided is getting divided into 3 segments. So if we know simple mathematics and simple logic, we can say total heat is actually a combination of heat absorbed, heat reflected and heat transmitted. Okay, now dividing by Q on both sides. So if I divide this entire term by Q, I get Q by Q on the left hand side, QA by Q on the right hand side, QR by Q, like हर एक term के साथ divide को भेज दिया. Okay, this Q by Q will get cancelled and we are now remained with 1. Okay, QA by Q is nothing but amount of heat absorbed per total heat. So it's like a fraction. Total में से कितना absorb किया उसका ये meaning बताता है. It is known as A, that is coefficient of absorptivity. So this coefficient actually gives you idea कि उसमें कितना absorption हो सकता है. If you get value of A as 1, it indicates that your body is gonna absorb 100% of heat provided. तो जितना भी हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो सारा का सारा बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, ना बाहर जाएगा ना रिफ्लेक्ट होगा. से let's talk about QR by QT. It will be denoted by R. This is nothing but coefficient of reflection or coefficient of reflect. Sorry यार मैंने एक्चुअली नाम गलत लिखा है. इसको coefficient of absorption बोलते हैं या फिर simply absorptivity बोलते हैं. Similarly इसको coefficient of reflection नहीं बोलते, इसको रिफ्लेक्टिविटी बोलते हैं. एंड रिफ्लेक्टिविटी आफ्टर दैट टी आता है, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटिविटी. सो दीज कोएफिशिएंट्स एक्चुअली गिव यू ओवरऑल आइडिया व्हाट इज हैपनिंग. अभी आपने डाई एथरमेनस सब्सटेंस पढ़ा, एग्री करते हो मेरे साथ? क्या पढ़ा आपने? डाई एथरमेनस सब्सटेंस. For this particular substance, you saw कि सारा का सारा चीज आर पार होता है. That means that particular substance cannot absorb, cannot reflect. तो उसके लिए A और R 0 हो जाता है. तो आपका 1R का इक्वेशन क्या हो जाएगा? A plus R plus T. A का वैल्यू 0, R का वैल्यू 0, T का वैल्यू 1. So for diethermanous substances, your transmittivity is 1. Or if you want to talk it in terms of percentage, it will be 100%. क्या लॉजिक समझा इसके पीछे का? Yes, sir. Very good. Let's now talk about next concept. That is यही चीज है. देखो उन्होंने रैट लिखा है, मैंने आर्ट लिखा, doesn't matter. Okay. Now let's talk about some scenario. Like for perfect reflector. Perfect reflector को एक और नाम से जानते हैं हम लोग. We call that body as white body. You have heard about this particular thing that farmer prefer to wear white clothes while working in the farm in summer season because white clothes are actually good reflector of heat, and that is why they reflect lots and lots of amount of heat. When I am talking about white body, I am talking about ideal white body. That is, it's gonna reflect 100% of heat that you are throwing at it. तो कैसा इमेजिन? एरोप्लेन, हाँ एरोप्लेन में व्हाइट क्यों होते हैं? करेक्ट, वेरी गुड एग्जांपल. क्यों एरोप्लेन व्हाइट क्यों होते हैं? ब्लैक कलर के क्यों नहीं होते? ब्लैक वुड लुक कूल ना. हाँ तो लाइक जैसे इसको व्हाइट बॉडी नहीं बोलते, इसको परफेक्ट व्हाइट बॉडी बोलते हैं क्योंकि ये इसमें 100% हो रहा है. वेरी गुड एग्जांपल है, मेरे दिमाग में नहीं आया था इसके पहले कभी. मतलब मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए बट इट्स अ गुड एग्जांपल. ओके तो एरोप्लेन का एग्जांपल ले लो. एरोप्लेन को बहुत ऊपर स्काई में रहना पड़ता है ना,
तो ऊपर स्काई में रेडिएशंस बहुत होते हैं, नीचे आते आते तो एटमॉस्फेयर उसको कम कर देता है रेडिएशंस को, तो ज्यादा हीट नहीं फील करते, बट जितना आप ऊपर जाओगे उतना आपको हीट बहुत होता है। एंड दैट इज व्हाई द प्लेन्स एंड इवन द फाइटर जेट्स मस्ट हैव एयर कंडीशनिंग सिस्टम। आपको पता है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम इट्स लाइक इंटीग्रल पार्ट ऑफ दोज सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम पूरा कूल रखता है, नॉट ओनली कैबिनेट, नॉट ओनली द cockpit, it also cool down entire machineries and all that जहाँ पे भी required है वहाँ पे। बिकॉज अगर ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम नहीं होते ना तो फिर रेडिएशन इतना ज्यादा होगा कि माल फंक्शनिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है। वाइड बॉडी, गुड एब्जॉर्बर, ओके, गुड रिफ्लेक्टर, सो इट हेल्प्स। तो अभी बात करते हैं परफेक्ट एब्जॉर्बर के बारे में, दैट इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। Now, for perfect black body, your A का value, that is absorptivity, should be 1. Then there is perfect transmitter. अभी बोला ना dietherminous substance, तो वो perfect transmitter होता है। minus substance जो भी स्पेल है डाल दो। ओके, तो अगर समझो आपकी बॉडी ट्रांसमिट नहीं कर रहा है एनी अमाउंट ऑफ हीट को, बट वो एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट इट कैन डू, समझ रहे हो, इट कैन एब्जॉर्ब, इट कैन रिफ्लेक्ट, बट तो आप ट्रांसमिशन को 0 डालोगे। तो R plus A equals to 1 is the equation that we get. तो ये आपको equations तो समझ गए। Now let's talk about spectral emissive power. एक मिनट, is it there in your syllabus? NCERT में mention नहीं है ये topic. Just give me a second. Let me see whether you need it or not. Okay. E का फॉर्मूला, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का फॉर्मूला, एमिसिव पावर को P बोलते हैं। It will be energy, that is Q upon AT to wavelength। हाँ ठीक है, एमिसिव पावर में ये नहीं आता। ओके, आपको यहाँ पे ना लैम्बडा माइनस 1/2 लैम्बडा प्लस 1/2 क्या है वो जाने देते हैं। योर फोकस शुड बी ऑन 2 things only. First of all, total emissive power, and the second one is spectral emissive power. Let's call spectral emissive power as PS. डिनोशन तो वैसे भी आप कुछ भी दे सकते हो, इट्स इन योर हैंड ओनली। तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को PS बोलते हैं। PS का फॉर्मूला जो है वो है हीट ट्रांसफर एनर्जी, हीट एनर्जी अपॉन एरिया टाइम्स टाइम इनटू वेवलेंथ। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है, दैट इज नथिंग बट वेवलेंथ। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल एमिसिव पावर, ओके, तो in that case we don't have to think about spectra or wavelength, and that is why the formula for total emissive power, that is P, is equals to Q by AT. So if you try to find out its unit, it's quite obvious. Q is a heat, so unit will be joule, SI में, area is meter square, and time will be in seconds. You can also write joule per second as watt, so watt per meter square would also be useful. दो ही चीजें याद रखो, स्पेक्ट्रल एमिशन के लिए अपॉन में लैम्बडा आएगा, and normal emissive power के लिए Q by AT आएगा। This is the formula that we will be using a lot rather than this formula. Next, ये वाले कंसेप्ट में इंटीग्रेशन बोल लो, उनका मीनिंग क्या होता है, ये क्या काम में है? Okay. If you want to understand their meaning, देख, एमिसिव पावर क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्पेक्ट्रल में जाने के लिए मुझे पूरा स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करना पड़ेगा तुझे। एमिसिव पावर क्या होता है, एज आई ऑलरेडी सेड, अपना ह्यूमन बॉडी जब भी हीट एब्जॉर्ब करता है तो इट्स गोना एमिट दैट पर्टिकुलर हीट एनीवे। समझो उसने कुछ लमसम अमाउंट का हीट एब्जॉर्ब किया है, द हीट दैट इट रिजेक्ट्स, ओके, तो समझ उसने रिजेक्ट करना चालू किया आफ्टर सम टाइम, पर यूनिट एरिया ऑफ हिज बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब उसने कुछ हीट एमिट करना चालू किया है, तो वो एमिशन वाला हीट विथ रिस्पेक्ट टू एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं एमिसिव पावर।
अभी पावर क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में? पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। इन सिमिलर वे अगर आप पावर निकालोगे, एमिट करने का पावर, वो हीट क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है, मतलब एमिट कर रहा है, तो वो कितने पावर के साथ एमिट कर रहा है? दैट इज नथिंग बट योर एमिसिव पावर। खाली फर्क इसमें इतना है कि इसमें एनर्जी आता है, हीट एनर्जी अपॉन टाइम के साथ एरिया भी आता है, बिकॉज एरिया प्लेज मेजर रोल while transferring the heat। समझा अभी क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. So emissive power is in simple word power associated with the ability of emission। Sir, what is ability of emission? The substance emit radiation continuously। जो भी substance absorb करेगा वो substance heat emit करेगा। And this is where I have to or I must explain you the concept of emissivity। Now what exactly is the concept of emissivity? Okay, so emissivity is a ratio of practical emissive power अपॉन आइडियल एमिसिव पावर। सर मतलब क्या? एक्सप्लेन करता हूं। मान के चलो आपके पास एक सब्सटेंस है और इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में एबिलिटी है कि वो हीट ट्रांसफर और हीट एमिट कर सकता है, बट ये आपका ऑर्डिनरी सब्सटेंस है। दैट मीन्स देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट। व्हाट इफ यू टेक सेम साइज का, सेम मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर चीज का एलिमेंट, only difference is that this time it is completely black। now when I'm talking about black body, so it's gonna maximum emit, मतलब ये it's gonna give maximum emission। अभी तुम लोग बोलोगे कैसे maximum emission कैसे? अरे वो absorb अगर maximum कर सकता है तो emit भी क्या करेगा? maximum ही करेगा। this is what I told, right? जो बॉडी जितना एब्जॉर्ब करता है वो बॉडी उतना एमिट करेगा ही। इट्स कंपल्सरी। So now let's try to understand this part। हाँ बोलो, क्या बोला आपने? किसी ने बोला क्या कुछ? ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो आप क्या करोगे, इस ऑर्डिनरी बॉडी का एमिसिव पावर अपॉन ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर कंसिडर करोगे एंड देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। क्या समझा ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये होता है ई का वैल्यू। तो दैट इज practical मतलब like ordinary body, you could also write it like E ordinary body upon E of black body, and this value of E is actually equals to 1 for black body। अगर आप परफेक्टली ब्लैक बॉडी लोगे तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ऑर्डिनरी बॉडी भी ब्लैक है और उसका ब्लैक वाला कंपोनेंट भी ब्लैक है। मतलब आप खुद ब्लैक बॉडी का ही निकाल रहे हो ना, तो ऑर्डिनरी बॉडी का सवाल ही नहीं आता। तो वो कैसे हो जाएगा? वो ई ब्लैक अपॉन ई ब्लैक होगा, विच इज नथिंग बट 1। सो ई का वैल्यू 1 होता है फॉर विच बॉडी? फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। फॉर ऑल अदर बॉडीज ई, प्रैक्टिकल बॉडीज के लिए ई का वैल्यू 1 और 0 के बीच में रहता है। तो 0 से ज्यादा, 1 से कम, ऐसा। ओके, now once you understood perfectly black body, now let's try to understand whether it is possible or not to actually create perfect black body in laboratory। There were attempts, but then there was one scientist who was actually able to create Perry's black body in the laboratory। Okay, only black body in the laboratory, the name was Perry। what he actually did na, he performed something very beautiful। मेरे पास एक बेटा डायग्राम है, I'll show you, wait। This is what he did। So basically he took spherical object जिसमें कैविटी है,
ऐसे कुछ, एंड उसने ना सिर्फ एक पोर रखा, एक होल रखा जिसके थ्रू रेडिएशन इंसिडेंट कर सकते हैं. This particular thing is actually a double walled evacuated space surface. अभी evacuated क्यों? इसके अंदर जो भी एयर था वो रिमूव किया गया, because you know air is gonna help in convection. तो अगर समझो एयर ही चला गया तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी. तो अगर जब एयर चला जाता है तो क्या होगा कि कन्वेक्शन का कोई टेंशन नहीं है. दैट मीन्स यू डोंट वांट हीट टू एस्केप. सर ऐसा कैसा हीट को एस्केप क्यों नहीं करना? आप भूल रहे हो कि आपका गोल है ब्लैक बॉडी को कंसीडर करना. द होल एंड सोल पर्पस ऑफ द ब्लैक बॉडी इज टू एब्सॉर्ब एनीथिंग. बराबर. तो अगर एब्सॉर्ब एनीथिंग के हिसाब से हम लोग जाएंगे तो हमें कोई भी हीट बाहर जाने नहीं देनी है. बराबर. एंड दैट इज व्हाई व्हाट डू वी डू? We basically remove the space. So evacuated space indicates that there won't be any convection. Second thing, we use silver polished surface, okay, for better efficiency वगैरह वगैरह. और पता है ना सिल्वर पॉलिश सरफेस हीट को ज्यादा देर तक रखता है बेसिकली अंदर. दैट इज वाई जब पता है आप पार्सल लेने जाते हो तो वो सिल्वर कोटेड सरफेस के अंदर देते हैं. हुआ है आपके साथ अभी कभी कैसा? ये एल्यूमिनियम फॉइल. हाँ वैसे ही हाँ सर. एल्यूमिनियम फॉइल. वो बेटर एफिशिएंसी के लिए सिल्वर कोटेड यूज करते हैं, सिल्वर पॉलिश सरफेस. नाउ देयर आर मल्टीपल रीजन बिहाइंड इट बट लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल. तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो इनर सरफेस होता है दैट इज कोटेड विथ लैम्प ब्लैक पेंट. नाउ व्हाई लैम्प ब्लैक? दिस लैम्प ब्लैक हैज एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग समवेयर अराउंड 98.6% ऑफ हीट. तो लैम्प ब्लैक ना समवेयर 98% तक हीट एब्जॉर्ब करता है. तो अभी इमेजिन करो आपने एक रेडिएशन इंसिडेंट किया है. नाउ दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट रेडिएशन फर्स्ट गोना स्ट्राइक ऑन कोनिकल प्रोजेक्शन. नाउ दिस पर्टिकुलर कोनिकल प्रोजेक्शन इज डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट कि वो ना हीट को अंदर ही अंदर घुमाने में हेल्प करेगा लाइक दिस. तो उसने पहले क्या किया? रिफ्लेक्ट करने में हेल्प किया. द मोमेंट इट स्ट्राइक ऑन द कोटेड सरफेस दैट इज ओवर हियर 98% of the incident heat will be absorbed. तो यहाँ पे 98% heat absorb हुआ. After that what exactly happened कि जो बचा कुचा 2% था वो ऊपर चला गया. 2% का 98% यहाँ पे absorb हुआ. Then जो भी बचा कुचा था उसका 98% यहाँ पे absorb हुआ. And eventually entire heat is getting absorbed by this substance. That is आपने 100% हीट को एब्जॉर्ब कर दिया. एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर बॉडी इज नोन एज परफेक्ट ब्लैक बॉडी. क्या ये समझा? परफेक्ट ब्लैक बॉडी का रीजन Yes, समझा? सर वो वेरी गुड. सिल्वर या एल्यूमिनियम हीट को बाहर नहीं जाने देते. हाँ मोस्टली वो अंदर रखने का काम करते हैं. वैसे भी तू ना ये जो लैम्प ब्लैक है ना, लैम्प ब्लैक से हीट पहले तो बाहर नहीं जाएगा. और दूसरी बात ये जो है ना कन्वेक्शन भी तुम लोगों ने प्रिवेंट किया है. थर्ड टाइम मैंने सुना था कि कभी कभी ये ग्लास बॉडी यूज करते हैं. तो ग्लास इज अ बैड हीट ऑफ कंडक्टर इफ यू रिमेम्बर, है ना. तो ग्लास क्या है? बैड हीट ऑफ कंडक्टर है. तो वो क्या करता है? कंडक्शन को प्रिवेंट करने का काम करता है. तो ग्लास बॉडी भी आप यूज कर सकते हो. बट सिल्वर तो गुड है ना, तो वो तो आने देगा. नहीं सिल्वर बाहर नहीं जाने देगा ना, अंदर के अंदर ही प्रोटेक्ट करेगा ना. वो बाहर से सिल्वर पॉलिश होता है रे, अंदर से नहीं. ओके. तो ये था मतलब गोल क्या था? 100% एब्जॉर्प्शन गोल था. एंड दैट गोल यू हैव अचीव्ड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट कंसेप्ट. अच्छा बट बिफोर, हाँ बोलो. सॉरी टू इंटरप्ट सर. तो फिर आप वो खाने का क्या बोल रहे थे जो उसको सिल्वर पॉलिश करते हैं? अरे वो मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था. वो एल्यूमिनियम होता है ना. हाँ सॉरी सर. हाँ क्या बोल रही थी? बोल ना आगे बोल. रीजन नहीं पता तो. एल्यूमिनियम का हाँ. वही हीट के लिए. बट जो तो कंडक्टर है, सो अगर इसको लगाएंगे तो होना चाहिए ना. अरे बट मेन एक्चुअली उस फूड में यूज करने का रीजन है कि इट इज नॉन रिएक्टिव.
मतलब वो फूड के साथ रिएक्ट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल अगर तू कोई और सब्सटेंस यूज करेगी ना, देर आर एक्चुअली मल्टीपल रीजंस बाय चूजिंग एल्यूमिनियम. I'll tell you. फर्स्ट ऑफ ऑल एल्यूमिनियम के शीट्स बना सकते हैं. सो एल्यूमिनियम के शीट्स बनाना बहुत सिंपल है. एंड वो जो शीट्स होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं एंड फोल्डिंग होते हैं, तो आप उसको आराम से फोल्ड कर सकते हो. एंड द मेन अदर रीजन इज दैट इट इज नॉन रिएक्टिव टू द सब्सटेंस. तो हीट ट्रांसफर का मेन अगर रीजन नहीं हुआ तो भी ये मेन रीजन तो हम बोल सकते हैं. समझा? यस. ओके. क्या बोलते हैं उसको? मैलिएबल बोलते हैं ना शायद. Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. तो मैलिएबल एल्यूमिनियम. So you got the idea about this particular topic, Paris black body. Okay. Now let's move on. Acha, there is one substance that I want you to do research on. Venta black. Maybe you have heard about this particular substance before, or maybe not. किसी ने सुना है इसके बारे में? वेंटा ब्लैक. Darkest color. Yes sir. The black is black. Black is black, and it actually has the ability to absorb 99.96% of heat. So 99.96, that is too much amount of heat can be absorbed because of Venta black. In fact ये इतना हीट absorb करता है कि आपको ऑब्जेक्ट 3D लगता ही नहीं, ऑब्जेक्ट 2D अपीयर होता है. Okay, if you want you can search it on internet now also. Venta black object search करो, you will realize what I'm talking about. तो 3D ऑब्जेक्ट भी 2D अपीयर होता है बिकॉज इट इवन मतलब लाइक आपको कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा दिखने के लिए क्या बोलते हैं, मतलब 3D में दिखने के लिए लाइट का शेड दिखना जरूरी है. देन यू विल. हाँ, और ये क्या कर रहा है? ये सब एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो दिखेगा कैसे? रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, हमें दिखेगा ही नहीं. हाँ, वेरी गुड. सो लाइट अगर रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा तो हमें दिखेगा कैसे? चलो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट. And that next concept is nothing but Prevott's theory of heat exchange. And according to this particular theory, 0 केल्विन छोड़ के बाकी सारे टेम्परेचर पे हमारा बॉडी जो है वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, एंड दैट टू रेडिएशन की मदद से. मतलब 0 केल्विन पे क्या होता है कि अगर समझो कोई चीज 0 केल्विन पे है तो इट्स एट लाइक स्टॉप लेवल. तो वो स्टॉप लेवल पे होने की वजह से इट इज नॉट रेडिएटिंग एनर्जी, बट एक्सेप्ट 0 केल्विन एट ऑल टेम्परेचर रेडिएशन प्रोसेस कैन ऑकर. इतना ही इसमें याद रखोगे तो भी सफिशिएंट है. देन लेट्स टॉक अबाउट किरशॉफ्स लॉ. वी आर नॉट गोना टॉक प्रूफ अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, बट अकॉर्डिंग टू किरशॉफ दिस इज व्हाट हैपेंड कि जो बॉडी जितना एब्जॉर्ब करेगी उतना ही एमिट करेगी. That is, coefficient of absorption is exactly equals to coefficient of emission. बस ये याद रखो, ये कहीं पे सम में यूज हो सकता है. नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ किरशॉफ लॉ. पढ़ लो, एज ए थियरी पढ़ लो. आई डोंट थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट. This particular topic, on the other hand, is very, very, very important for us, known as Wien's displacement law. And this one is known as distribution of energy in the spectrum of black body. तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चलेगा पता है? तो over here, how could I explain you in easy words? Just give me a minute. Yeah, got it. चलो, इमेजिन करो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है and you have heated this particular object at some temperature T1. Let's consider this particular T1 is a lower temperature. What happens when you heat this particular object to a certain temperature?
obviously after some time this particular body is gonna release heat. तो T1 टेम्परेचर पे ये बॉडी हीट रेडिएशन एमिट करना चालू करता है. Obviously if this particular body is emitting radiation, it is gonna emit it of different wavelength, है ना. मतलब लाइक लैम्बडा का वैल्यू चेंज होने वाला है. तो उन्होंने क्या किया, ये जो E है दैट इज एमिसिव पावर एंड वेवलेंथ, उसका ग्राफ क्रिएट किया. सो दे रियलाइज दैट कि अगर आप देखोगे एक सर्टेन टेम्परेचर T के लिए, तो जो वेवलेंथ का ग्राफ है वो एक मैक्सिमम एनर्जी वाला पॉइंट शो करता है. देखो ये वाला जो ग्राफ है ना, इट इज शोइंग मैक्सिमम एनर्जी वाला पॉइंट. If you increase the temperature of the substance to T2, now you have heated this particular substance a little bit more, they realize that the graph now has a longer peak. इसमें कोई इशू नहीं है, और टेम्परेचर पे लेके जाओ इसको तो और मिलेगा. इशू कहाँ पे है पता है, या फिर इंटरेस्टिंग थिंग कहाँ पे है, यू रियलाइज दैट जो टॉप मोस्ट पॉइंट है आपका पीक पॉइंट, वो अपने ओरिजिनल लोकेशन से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है. तो पहले अगर वो यहाँ था तो थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, फिर थोड़ा और लेफ्ट शिफ्ट होके यहाँ पे आ रहा है. तो दैट मीन्स ये जो लैम्बडा का वैल्यू है, इफ यू कंसिडर लैम्बडा का वैल्यू, तो यहाँ से ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है, लेट्स कॉल इट एज लैम्बडा m1, that is maximum wavelength you could obtain, or wavelength you could obtain at maximum energy. Let's call this as lambda m2 and this one is lambda m3. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, लैम्बडा का वैल्यू डिक्रीज होते जाता है. हम टेम्परेचर बढ़ा रहे बट लैम्बडा का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. सो वी कैन कंक्लूड वन सिंपल थिंग, दैट लैम्बडा is inversely proportional to temperature. And since it is inversely proportional to temperature, or let's say as there is a proportionality relation, you can remove this particular proportionality by introducing constant known as B. This constant is known as Wien's displacement law या फिर Wien's displacement constant. And ये जो law है उसको बोलते हैं Wien's displacement constant. Sorry, लॉ को बोलते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, एंड जो कांस्टेंट है उसको बोलते हैं वेन्स कांस्टेंट. क्या ये कांसेप्ट समझा? लैम्बडा आपने को एक को क्या कहते हैं? वेन्स कांस्टेंट. वेन्स इज द नेम ऑफ द पर्सन हु एक्चुअली डिराइव्ड दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. अच्छा, इसका वैल्यू भी होता है बट वो आपको प्रोवाइडेड रहेगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. 2.89 into 10 raised to -3. Even I don't remember this value. मैंने कभी याद ही नहीं किया. मैं बोला याद करने की जरूरत क्या है, बराबर. अभी ये जो लॉ है ना, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते. सो वी विल मूव ऑन टू अ मोर इम्पोर्टेंट लॉ, दैट इज दिस वन, स्टीफन्स लॉ. ओके, मतलब यहाँ पे देखो इतने सारे लॉज है ना. अभी ये सारे लॉज आप याद रख सकते हो क्या? ऑनेस्टली बताओ, लाइक ये अभी याद रखोगे? कितने दिन तक याद रखोगे? नहीं. सो देयर आर सम टॉपिक्स दैट दे लाइक बहुत अननेसेसरी एक्स्ट्रा टॉपिक आते हैं, बट अगर आप सिलेबस में देखोगे ना आपके जेई के, तो ये टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं है. तो वी आर नॉट गोना फोकस ऑन दोस टॉपिक. लेट्स मूव ऑन टू दिस टॉपिक दो. ऑन द अदर हैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं स्टीफन्स लॉ के ऊपर. ओके, दो ही पार्ट बचे हैं, स्टीफन्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. Let's get over with them and begin our solution barrage. First of all, Stephen's law, एकदम सिंपल वे में, शॉर्ट एंड स्वीट वे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझो. अगर समझो आपके पास एक बॉडी है and this particular body is heated to temperature T, then this particular body will emit some amount of heat, and that's what I have been saying. उसने heat absorb किया जब आपने उसको गर्म किया. Now this body will continuously emit some radiation. Now this emitted power, let's say E, okay, E क्या है उनके हिसाब से? emissive power. तो आपको अगर E से आप satisfy नहीं हो, you don't want to call it as E, but आपको P बोलना पसंद है, तो मैं P बोलता हूँ. तो emissive power is directly proportional to temperature raised to 4. जिस टेम्परेचर पे आपने बॉडी को हीट किया, उस टेम्परेचर के ऊपर raised to 4 करना है,
to get this particular answer. Now, in order to remove the proportionality, you need to introduce a constant. That constant is known as Stephens-Boltzmann's constant. तो ये जो यहाँ पे आपको सिग्मा मिल रहा है उसका नाम क्या है? Stephens-Boltzmann's constant. Now this Stephens-Boltzmann constant has value of, मतलब ये वैल्यू मेरे को याद रहता है because it's quite fun value. देखो 5, 6, 7, 8 5.67 into 10 raised to minus 8. तो ये सिग्मा का वैल्यू होता है. तो एमिसिव पावर इज इक्वल्स टू सिग्मा टी रेज टू 4. बट व्हाट इफ द बॉडी इज नॉट ब्लैक बॉडी बट इंस्टेड इट इज ऑर्डिनरी बॉडी. तो ये जो बॉडी है ये ब्लैक बॉडी नहीं है, ये क्या है? ऑर्डिनरी बॉडी. तो ऑर्डिनरी बॉडी में एमिसिविटी दैट इज स्मॉल ई मैटर करता है. तो आपको एक और चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है दैट इज ई. ई क्या है आपका? एमिसिविटी. सिग्मा क्या है? स्टीफन-बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. नाउ इफ सराउंडिंग टेम्परेचर इज मेंशन्ड, आपके क्वेश्चन में अगर समझो सराउंडिंग टेम्परेचर मेंशन्ड है, देन यू नीड टू कंसिडर दैट टू. जैसे कि आपके पास बॉडी है वो ठीक है, वो टेम्परेचर टी पे है, बट सराउंडिंग टेम्परेचर भी तो है टी नॉट. Now you need to consider that particular temperature. So how you gonna write power as? So power will be E sigma T raised to 4 minus T naught raised to 4. This, my friend, is the formula that I want you to remember as in general formula. अभी क्वेश्चन में ना क्या क्या वेरिएशन हो सकता है. क्वेश्चन में वो बोलेंगे कि ब्लैक बॉडी जो होता है या फिर बॉडी अगर ब्लैक होता है तो अच्छा सुनो, बॉडी ब्लैक है तो ई का वैल्यू क्या डालोगे? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई फॉर ब्लैक बॉडी? 1 डालोगे. ओके. व्हाट इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर इज नॉट गिवन? टी नॉट क्या करोगे? 0. सो यू गॉट द ओवरऑल आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. मतलब आप क्वेश्चन के हिसाब से ये जनरल फॉर्मूला को मॉडिफाई करोगे. Now let me check your memory. Do any one of you remember ये जो P है उसका एक और फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था एमिसिव पावर का. वर्क डन अपॉन टाइम नहीं, कुछ अलग बोला था. Q/80. Yes, excellent. The second formula that you need to remember is this: P equals to Q/80. You can combine these formulas to get the value of Q or get the value of area that is unknown. तो ये दो फॉर्मूला सिर्फ आपको स्टीफन-बोल्ट्जमैन में याद रखने हैं. सर याद रखने हैं? यस, याद रखने हैं, गारंटेड. चलो लेट्स नाउ मूव ऑन विथ सम्स. मेरे को लगता है अभी थोड़े सम्स कर लेते हैं. क्या बोलते हो, करें? ओके सर. हाँ, क्योंकि लाइक हम लोग कूलिंग करते बैठेंगे एंड देन फिर बाद में माइंड थोड़ा सा ये हो जाएगा. ये तो सॉल्व वाला इजी है. कंसेप्ट एक्सरसाइज 5 में चले आओ. CAE 5. ओके. दिस इज द क्वेश्चन दैट एक्चुअली लाइक मेरा माइंड गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कि ग्राफ वाला है और देखने में दिख रहा है. क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज द न्यू MT ग्राफ? दे शुड हैव मेंशन कि न्यू क्या है, और बट उन्होंने नहीं दिया. तो न्यू है फ्रीक्वेंसी एंड जो T है वो है टाइम. तो वो बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी टाइम ग्राफ क्या होगा एक ब्लैक बॉडी के लिए. व्हाट डू यू थिंक विल बी द आंसर गाइस? ऑप्शन बी. Can you elaborate why option B? सर आइडियल केस मैंने सोचा इसलिए ऑप्शन बी सोचा.
नहीं नहीं, आई टेल यू व्हाई। देखो गाइस, एकदम एकदम सिंपल सी चीज है, एकदम सिंपल सी। क्या है पता है? आपने अभी थोड़ी देर पहले एक वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देखा, उसमें लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी पड़ा। लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी का अगर समझो ये ग्राफ लैम्बडा और टी के बीच में होता, तो आपको जो ग्राफ मिलता वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मिलता। This is how it would have been. But since we already know that lambda is also inversely proportional to frequency, we can conclude that frequency is directly proportional to time. Yes or no? Yes, sir. And which graph represent direct proportionality? ये वाला, बी वाला। अरे आपको ग्राफ आते हैं ना, मोशन में आपने पढ़े होंगे ना ग्राफ्स। हाँ सर। हाँ ओके, ऐसे डराओ मत मेरे को, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में भी ग्राफ्स को क्या बोलते हैं, ज्यादा वेटेज दिया जाता है। ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चन। ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल नहीं रहा है यार, इजी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, ये एमिसिविटी के ऊपर है। Okay, I want you to like think about it a little bit, then I'll take it in my hand. Don't worry, I don't expect you to solve it, but सोचो थोड़ा। ओके चलो, आई गेस अभी अभी तक आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है और अभी अपन इसको सॉल्व करेंगे। ओके, क्या बोला है क्वेश्चन में? तो adjoining diagram shows a spectral energy density distribution, वो E by lambda वाला ग्राफ। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में एक ब्लैक बॉडी ऑफ टू डिफरेंट टेम्परेचर, एरियाज अंडर द कर्व्स आर इन द रेशियो 16:1, बराबर। एरियाज का रेशियो दिया आपको बेसिकली, तो एरिया क्या दिया आपको? 16:1। तो A1 अपॉन A2 जो आपको दिया है वो 16/1 दिया है। ओके, आई एम कंसिडरिंग 16 मतलब बड़ा एरिया होगा ना वो, तो वो दैट विल बी मतलब ये टी के लिए होगा वो। तो मतलब मैं जो टी टेम्परेचर है उसको 1 दे रहा हूँ और जो 2000 है उसको 2 ले रहा हूँ। ओके, अभी हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है ई लैम्बडा का, ओके, उसमें एक नोट होता है। अच्छा, वो एक क्वेश्चन आया, एरिया ऑफ ई लैम्बडा graph gives total emissivity. I will prove this particular thing how. आपको मैंने एक शॉर्टकट पढ़ाया था, पता है? कभी भी किसी भी डायग्राम का एरिया अंडर कर्व निकालना है ना आपको, कि क्या होता है, तो ऑलवेज मल्टीप्लाई देयर एक्सिस, दैट इज y एक्सिस इनटू x एक्सिस। दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड कि ये ग्राफ का एरिया क्या देगा। अभी समझो y एक्सिस क्या है अपना? ई लैम्बडा है, बराबर, एंड x एक्सिस क्या है अपना? लैम्बडा है। अभी ई लैम्बडा का फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने सिखाया था Q/A/T लैम्बडा। इस पे किसी ने मुझे क्वेश्चन भी पूछा था कि सर एमईसी पावर एग्जैक्टली क्या है, डू यू रिमेम्बर? याद आया? Yes. तो अभी यहाँ पे देखो, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल होता है, बचा क्या? बचा सिर्फ और सिर्फ Q/AT, विच इज नथिंग बट एमिसिव पावर। तो अगर आप एरिया अंडर कर्व निकालते हो तो ये जो ई लैम्बडा दिया है वो एमिसिव पावर नहीं है, वो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है। सो दैट इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। और इसके नीचे का ये जो एरिया आता है वो एमिसिव पावर होता है। तो अगर समझो आपने ये एरिया फाइंड आउट किया, ओके, सो दैट मीन्स दिस A2
that will give me emissive power 2. So indirectly I can write A1 by A2 equals to E1 by E2 equals to 16:1. But this is not what they want. They want me to find out this particular temperature. Is there any formula that I taught you? emissive power को हमने P से denote किया था ना, तो P से denote करते हैं. So P1 by P2. Is there any formula between P and temperature that I taught you? सिखाया था क्या कुछ डायरेक्ट रिलेशन? थोड़ा पीछे जाते हैं आप, शायद भूल गए मेरे फॉर्मूला. याद आया? Yes, sir. Okay. So now that means I can use that particular formula. तो इसको अगर बोलो, क्या बोला? P2 by P1 आना चाहिए ना, क्योंकि A इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इससे. कौन सा? टोटल एमिसिव वो रेशियो में. नहीं, A1 by A2 ना, तो हायर बाय लोअर ना. P1 मेरे को पता नहीं है ना, सॉरी T मेरे को 1 मैंने ऊपर वाला लिया है, 2 मैंने नीचे वाला लिया है. नहीं समझा अभी भी क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे T मतलब बड़ा वाला एरिया, ये वाला, और 2000 मतलब छोटा वाला एरिया. तो A1 by A2 16:1 आ रहा है, मतलब बड़ा वाला ऊपर आना चाहिए. तो बड़ा वाला एरिया मतलब क्या? बड़ा एमिसिविटी, दैट इज P1. तो P1 ऊपर आया. अभी समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके. अभी गाइज क्या सीखा आपने? T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है. P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, रेस्ट टू 4. Yes, sir. तो हाँ, तो आप 16/1 कैन बी रिटन एज T raised to 4 upon 2000 raised to 4. You solve it to get the final answer. Option D. Yes, sir. कौन सा आ रहा है? डी आ रहा है? होगा फिर वो डी वाला होगा. किसी को डाउट है ये क्वेश्चन में तो प्लीज पूछो मुझे. Okay, let's try to solve a little bit difficult question now. Question number 11. एक मिनट है. या चलो 11th वाला कर. जरा रीड करो और जितना गिवन डाटा आप निकाल सकते हो निकाल लो. या चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो एक ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर दिया है 2880 केल्विन. द एनर्जी of radiation emitted by this object with wavelength between 499 nanometer and 500 nanometer is U1. Between 999 nanometer and 1000 nanometer, ये कौन सा मैं 10th सॉल्व कर रहा हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी 11th करना था. A solid copper sphere density rho and specific heat capacity C of radius R at an initial temperature of 200 Kelvin is suspended inside a chamber whose walls are at almost 0 Kelvin. Find the time required in microsecond for the temperature of the sphere to drop to 100 Kelvin.
तो अपने को टेम्परेचर कितने पे ड्रॉप करना है, 100 केल्विन पे ड्रॉप करना है, मतलब हमें ड्रॉप ऑफ 100 केल्विन अचीव करना है। लेट्स बिगिन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, मजा करते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ सॉल्व करने के लिए, तो आप उनको ट्राई करोगे और मुझे आंसर्स बताओगे। सॉलिड कॉपर स्फीयर है, डेंसिटी रो है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी है, रेडियस आर है, इनिशियल टेम्परेचर मतलब बॉडी का टेम्परेचर 200 केल्विन है। इस पर्टिकुलर बॉडी को आपने एक सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में रखा जिसके वॉल्स ऑलमोस्ट 0 केल्विन पे है, तो बाय दैट लॉजिक अवर टी नॉट विल बी 0। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड इन माइक्रोसेकंड, सो दे आर आस्किंग अस फॉर फाइंडिंग आउट ऑफ द टाइम एंड द हीट दैट इज लॉस्ट। ओके, कितने से हीट लॉस्ट हुआ है वो अपने को पूछा है उन्होंने, तो दैट इज 100 केल्विन। तो 100 केल्विन का लॉस है। अभी कैसे फाइंड आउट करोगे वो 100 केल्विन के लॉस को? एकदम शांत से सोचना है। ओके, 100 केल्विन का लॉस हो रहा है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो हो रहा है ना वो 100 केल्विन का है। सी दीज आर टू डिफरेंट थिंग। यहाँ पे जो जो लॉस हो रहा है वो कैसा, किसका लॉस हो रहा है, वो क्यू का लॉस हो रहा है हीट में। आपको बताता हूँ मैं, एक मिनट। अगर आपको इन जनरल फॉर्मूला याद आ रहा है, हम लोगों ने पढ़ा था अभी, तो वो ये था आई गेस डेल्टा क्यू या फिर क्यू बाई ए टी। नहीं स्लोली जाते हैं, ये घाई जैसा हो जाएगा। पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ई सिग्मा। ओके, आफ्टर दैट वी स्टडीड टी रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4। याद आ रहा है ये फॉर्मूला गाइस? पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। यस सर। अभी ध्यान से सुनो। इसमें आपको बोला गया है कि ऑब्जेक्ट का एमिसिविटी दिया है क्या कहीं पे? कॉपर स्फीयर दिया है, बट दे हैव नॉट प्रोवाइडेड अस एमिसिविटी। अगर एमिसिविटी प्रोवाइड नहीं किया तो आपको एमिसिविटी को 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि आप रट्टा तो नहीं मार सकते। तो लेट ई विल बी इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा टी रेस टू 4 दैट इज 200 रेस टू 4 माइनस टी नॉट दैट इज 0 रेस टू 4। सो दिस इज व्हाट वी विल गेट। आफ्टर दैट व्हाट्स गोना हैपन, यहाँ से आपको पावर मिला। आगे सुनो, आपको पावर का एक और फॉर्मूला पता है, दैट इज नथिंग बट Q अपॉन AT। तो आप इधर से एरिया देखोगे तो एरिया आपको पता नहीं है, बट यू कैन इजीली फाइंड आउट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विच इज नथिंग बट, क्या होता है सरफेस एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, हमें Q का वैल्यू भी नहीं पता। तुम लोग बोलोगे सर कैसे, मतलब अपने को सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस पता है डेल्टा टी, वी डोंट हैव Q का वैल्यू, बट Q कैन बी रिटर्न एज MC डेल्टा टी। केटीजी में पढ़ा ये फॉर्मूला आपने? यहाँ पे थर्मल में भी पढ़ा होगा MC डेल्टा टी। यस सर। बराबर। ओके, अभी प्रॉब्लम है फिर मास नहीं है, मास का क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया है। दे हैव मेंशनड रेडियस बिकॉज दे वांट आंसर इन टर्म्स ऑफ रेडियस, सो दैट मींस मास को रिप्लेस करना पड़ेगा रेडियस के टर्म्स में। एनी आइडिया? रो इनटू वॉल्यूम। ओके, सो दैट विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सी इंटू डेल्टा टी दिया है आपको 100 अपॉन नीचे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी है। लेट्स डू कैंसलेशन। Finally, you got the value of P, which is rho R C into 100, 3 नीचे जाएगा into T. Now you can equate this and this to get the value of T. क्या क्वेश्चन समझा? Yes. और मैं आप बोलोगे सर मेरे पास सिग्मा का वैल्यू नहीं है ये नहीं है वो नहीं है, तो आपको सिग्मा को एज इट इज ही रखना है। अगर आपको वैल्यू नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते वो केस में। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर फैक्ट। ओके, चलो ये हो गया आपका कंसेप्ट डन। लेट्स मूव ऑन विद, हाँ बोलो। हीट कैपेसिटी का हीट कैपेसिटी का क्या किया मैंने? ये जो सी है ना, क्या करेंगे? क्या
मतलब क्या करेंगे, मतलब वैसे ही पुट करेंगे, मैंने जैसे पुट किया है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वही तो चीज है, स्पेसिफिक बोला है ना, तो सी हुआ वो। मीन्स अगर सिर्फ, आंसर में रहने देना है। हाँ वैसे ही रहने देना है एंड तक, मतलब जो तेरे को आंसर अभी, क्योंकि तेरे को कॉपर का वैल्यू तो रट्टा नहीं है ना, सो ऑप्शन में तेरे को सी के टर्म्स में अवेलेबल होगा, गेटिंग इट? ओके। ओके, नाउ आई वांट यू टू सॉल्व सम सर क्वेश्चंस। पीछे आंसर थोड़ा अलग दिया है। क्या है आंसर? इक्वेट मार के दिया होगा उन्होंने बड़ी। हाँ सर वो किया मैंने, उसके बाद अलग आ रहा है मेरा। ठीक है, मैं सॉल्व करके देखता हूँ फिर। मतलब कि अरे हमारा हाँ, रो आर सी बाय सिग्मा हाँ बराबर है। हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया। क्या सीन हुआ किया होगा पता है उन्होंने, अपने को जो क्यू आएगा ना, क्यू वो जूल में आया होगा, मतलब कैलोरी में होता है क्यू, और आपको उस कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये इसमें ना बहुत लफड़ा करते हैं लोग, क्योंकि आप किसको इक्वेट कर रहे हो, बेसिकली हीट को एनर्जी के साथ इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हो ना, सो दैट इज वाई आपको जूल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब लाइक कैसे होता है कि जो भी तेरा आंसर आएगा ना, नहीं यहाँ पे ही कन्वर्ट करना पड़ेगा क्यू के जगह पे। कैसे करते रहे ये, क्यू अगर कैलोरी में होता है तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल, राइट? Yes, sir. ओके, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं तुझे क्यू के साथ एक्स्ट्रा 4.2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ 4.2 एडिशनल। अभी करके देख मैच हो रहा है क्या? हाँ सर अभी शायद हो जाएगा। करके देखो, नहीं हो रहा है तो मैं हुई मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना, नो इश्यू अबाउट इट। ओके, Okay, sir. नाउ आई वांट यू टू सॉल्व, जस्ट अ सेकेंड। एक स्टेट लेवल एक्सरसाइजेस ओपन करो। एनसीईआरटी में नहीं है क्वेश्चन, अच्छे स्टेट लेवल में ओपन करो। अरे आप ना माइक अनम्यूट करके बोला करो, मेरे को दिखता नहीं है आंसर। एक ही मिनट है। हम्म 53 वाला क्वेश्चन, स्टेट एक्सरसाइज में ये वाला। चलो अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली यू कुड से जेई लेवल का है। ट्राई टू सॉल्व दिस वन प्लीज, और टेंशन नहीं लेने का, डरने का नहीं। आपको लगेंगी चीजें टफ है, बट टफ होती नहीं है हमेशा। हम्म
Is it tough? Do you need my help? सर पेज नंबर क्या था? पेज नंबर मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक मिनट है मेरे पास। 64। बाय द वे कम क्यों हुए लोग यार? आधे लोग तो गायब ही हो गए लेक्चर में से। सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज डबल्ड, मतलब क्या बोलना चाहते हैं? मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर था ना ब्लैक बॉडी का, वो डबल हो रहा है। मतलब अभी फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट मतलब केल्विन वाला। और हाँ गाइज, जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया ना वो रेडिएशन वाला, एमिसिविटी वाला, तो वो फॉर्मूला में जो टेम्परेचर होता है ना वो केल्विन में हमेशा पुट करते हैं, जो भी टी का वैल्यू है वो। ओके, आई सर पर रीड दिस। उसमें फिर भी टेम्परेचर डिफरेंस एक्चुअली सेम ही रहेगा। ना 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 ना, वो बड़ी टेम्परेचर नॉर्मल डिफरेंस नहीं है, वो रेस टू 4 वाला डिफरेंस है, तो वो सेम नहीं आएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? वो केल्विन में ओके। ही पुट करना है, इसीलिए एब्सोल्यूट वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला आपको क्वेश्चन गाइस? उन्होंने बोला है कि टोटल एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी सोर्स इज कलेक्टेड फॉर 1 मिनट। ओके, तो समझो अपने पास एक ब्लैक बॉडी सोर्स है। ओके, और इस बॉडी से हमने जो भी हीट था वो 1 मिनट के लिए कनेक्ट किया, सॉरी जो भी एक लिया उस पर्टिकुलर चीज को। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज फाउंड टू इंक्रीज। तो ये ब्लैक बॉडी जो हीट छोड़ता है उससे हमने एक पानी को गर्म किया, और वो पानी को गर्म करने के बाद चेंज इन टेम्परेचर अपने को मिला 20.5 -20 विच इज 0.5। नो डाउट अबाउट इट। फिर उसके बाद क्या बोला? इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी, मान के चलो ब्लैक बॉडी का पहले टेम्परेचर टी था। अभी अगर समझो मैंने वही सेम क्यूब लिया बट दिस टाइम माई टेम्परेचर इज 2T, तो वो बोल रहे हैं कि कितना टाइम लगाएगा वो। टाइम ही पूछ रहे हैं ना, 1 मिनट। रुको। सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अभी पानी का जो टेम्परेचर है वो 20 है, तो न्यू टेम्परेचर कितना होगा? तो जो नया वाला डेल्टा टी हो जाएगा, लेट इट बी x-20। समझा मैंने क्या किया? वो इसको x रखा है, तो आपको ये वाला डेल्टा टी डैश आपको ढूंढना है कि कितना होगा। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगता है ना, तो आप ये डेल्टा टी को डेल्टा थीटा बोलो, और याद रखो कि डेल्टा थीटा आपके क्यू के फॉर्मूला में यूज होता है, दैट इज क्यू इक्वल्स टू हो एम गया सर। एस डेल्टा थीटा। बराबर? तो इनडायरेक्टली यू कुड कंक्लूड दैट क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा, क्योंकि एम एस सेम है दोनों सब्सटेंस का, मास भी सेम, स्पेसिफिक हीट भी सेम। वी ऑल्सो नो दैट कि जो ये क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू 4 होता है। सर ये कब बताया आपने? ये नहीं बताया मैंने, एग्री। बट आपको ये तो पता है कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू 4 होता है, और पावर के फॉर्मूला में क्यू होता ही है, तो इनडायरेक्टली क्यू इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू 4। तो आपका डेल्टा थीटा जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू 4 हुआ। तो डेल्टा थीटा 1 बाय डेल्टा थीटा 2 is equals to T1 by T2 the whole raised to 4. But the temperature 2 of the body is doubled, raised to 4, 1 by 16. Delta theta 1 is 0.5, so that is 0.5, और ये unknown है x minus 20. Now rest is just calculation and you will get it. हाँ सर, मिल रहा है। क्या गलती किया? नहीं सर, आया सर आंसर। अच्छा, किसी को और डाउट है इसमें? नहीं, पक्का? चलो, let's move on with the next topic now.
अभी जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले इन थियरी, that is nothing but what we call as न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, अभी ये जो पर्टिकुलर लॉ है उसका प्रूफ है एंड डायरेक्टली कंसेप्चुअल नॉलेज है। तो हम लोग ना कि प्रूफ भी करने के झंझट में नहीं पड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली कंसेप्चुअल नॉलेज लेंगे एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और नॉट ओनली दैट, वी विल ऑल्सो यूज इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन कैसे यूज करके सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको मेथड सिखाऊंगा। जैसे इलस्ट्रेशन 36 में देखो इंटीग्रेशन का यूज हुआ है, तो वो इंटीग्रेशन वाला भी सम सिखाऊंगा। बट ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बिफोर वी बिगिन विथ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एक छोटा सा पार्ट आता है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट पावर का फॉर्मूला, दैट इज पावर इज इक्वल्स टू ई सिग्मा टी रेज टू 4, बट पावर कैन ऑल्सो बी रिटन एज क्यू बाई ए टी, सो दैट बिकम्स ई सिग्मा टी रेज टू 4। आप ए टी को वो साइड भेज सकते हो तो यू गेट Q इक्वल्स टू या फिर Q बाई टी इक्वल्स टू ई सिग्मा ए टी रेज टू 4। ओके, अभी उन्होंने Q बाई टी को पावर बोला है, उन्होंने Q बाई टी को पावर बोला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा 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 कंसेप्ट ये है कि उन्होंने जो एरिया है सन का उसको 4 पाई आर स्क्वायर लिया है, कंसिडरिंग इट टू बी स्फीयर। तो अरे यार नोटेशन में कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है मैं अपने वे से जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए आप ना इसको इग्नोर मारो, ये जो बाजू में चीज दिख रही है उसको भूल जाओ। ओके, अभी बिगिन करते हैं। आपको पता है कि जो एमिसिव पावर होता है उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं क्यू ए बाई टी एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू ई सिग्मा टी रेज टू 4। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो ए है वो पुट करने के लिए जाएंगे, तो यू विल गेट इट एज क्यू बाई टी इज इक्वल्स टू ई ए सिग्मा टी रेज टू 4। ओके, ई एज इट इज रहने देते, एरिया को पुट करते 4 पाई आर स्क्वायर बिकॉज स्फीयर इज स्फेरिकल इन शेप, तो ये आपको मिला क्यू बाई टी। सेकेंड चीज है, क्यों स्टूपिडिटी कर रहे हैं, why are they making this particular thing tough? जाने दो, मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। ये जो आपको पावर आया है दैट इज ई 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी रेज टू 4 है, अगर आपने इस पर्टिकुलर पावर को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, ये जो आपको दिख रहा है सन का जो रेंज है, अर्थ का ऑर्बिट है, अर्थ का ऑर्बिट क्या, रेडियस क्या है, आर है, तो इसके एरिया से, क्योंकि सन कैसा है, अभी समझो आपने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जो सोर्स है लाइट का, तो वो हर एक डायरेक्शन में स्पेरिकल सोर्स छोड़ता है। आपको हाइगेन्स प्रिंसिपल हुआ है क्या, वेव ऑप्टिक्स, हाइगेन्स प्रिंसिपल? ओके ओके, बट आप इमेजिन करो कि आपके मिडल में एक सोर्स है लाइट का, तो वो लाइट का सोर्स हर डायरेक्शन में मतलब 3D में हीट एनर्जी एलिमिनेट करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको दो सोर्सेस यहाँ पे दिख रहे हैं, एक तो फर्स्ट थिंग ओवर हियर यू हैव सन एंड सेकेंड थिंग इज दैट यू हैव ऑर्बिट। इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में मान के चलो सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ घूम रहा है, ओके, या फिर प्लैनेट घूम रहा है, तो सन का जो रेडियस है उसको हम बोलेंगे कैपिटल आर और इसके रेडियस को हम लोग बोलेंगे स्मॉल आर। सो व्हाट एग्जैक्टली इज सोलर कांस्टेंट? सो सोलर कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ Q by T of sun upon area of orbit या फिर सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल ऑर्बिट, क्योंकि जो सन का लाइट है वो भी कैसे जाएगा, स्पीयर में जाएगा। तो अगर आपको क्यू बाई टी का लॉजिक समझाए तो हमें कुछ ऐसे आ रहा था ना, ई सिग्मा टी रेज टू 4, किधर गया वो, ई सिग्मा टी रेज टू 4 4 पाई बिग आर स्क्वायर आ रहा था, और नीचे अगर आप देखोगे स्पेरिकल ऑर्बिट ये वाला, इसका एरिया क्या हो जाएगा
4 pi small r square. So you can cancel 4 pi, and then this is the formula that you get. E sigma t raised to 4 r square upon small r square. समझा ये कंसेप्ट? अगर आपको E का वैल्यू नहीं दिया है तो यू कैन इग्नोर दैट पर्टिकुलर वैल्यू. चलो, let's begin with Newton's laws of cooling. To understand Newton's law of cooling, you need to understand one very simple experiment. क्या एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पे देखो. आपको क्या करना है, आपको एक पानी का बीकर है ना, उसको गर्म करने रखना है गैस पे, एंड आप जैसे उसको गर्म करोगे, नाउ यू हैव टू लेट इट कूल. लॉ का नाम ही न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग है, तो इट्स ऑल अबाउट कूलिंग. किसके रिलेटेड है? कूलिंग के रिलेटेड. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू नोटिस. तो इमेजिन करो आप ना, जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए तो वाटर था 100 डिग्री पे, देन यू वेटेड इट फॉर कूल डाउन एंड इट बिकेम 90 डिग्री सेंटीग्रेड इन द टाइम स्पैन ऑफ 2 मिनट. ओके, आपने कूल करने रखा है, 2 मिनट में हो गया. तो 10 डिग्री का फॉल करने के लिए 2 मिनट लगा. आफ्टर दैट 80 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको लगा कि 80 डिग्री होने के लिए भी 2 मिनट लगना चाहिए, क्योंकि 10 डिग्री के फॉल के लिए 2 लगता है. बट यू नोटिस दैट नाउ इट इज टेकिंग 5 मिनट rather than 2 minutes. It is now taking 5 minutes. अगर आपको 80 to 70 ड्रॉप करना है, so you realize that कुछ टाइम लगेगा. तो आप बोलोगे 5 मिनट वगैरह, नो, नाउ इट टेक्स द टाइम ऑफ 7 मिनट. यू रियलाइज दैट जैसे जैसे वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के क्लोज आ रहा है पानी, उसको कूल करने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है. दिस इज व्हाट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज. According to Newton, the rate of cooling decreases as we move closer to the room temperature. जैसे जैसे ये 70 से 60 जाएगा, 60 से 50 जाएगा, 50 से 30 जाएगा, आपका कूलिंग का रेट स्लो हो जाएगा. क्या ये आइडिया समझा मैंने क्या बोला वो? यस सर. और आपने ये एक्सपेरिमेंट करने वाले थे अगर आपका कॉलेज 12th में चालू रहता तो. I do remember some interesting memories with this experiment. This particular experiment na actually gives you exponential graph. You know how exponential graphs look like? ऐसे कुछ मिलता है. तो ना ये exponential graph draw करने के लिए you need to use mirror. तो mirror में देख के आपको वो ग्राफ को ड्रॉ करना है. वो कैसे करना है वो अभी जाने दो, but they provide you a small piece of mirror and using that mirror you have to draw the diagram. Now the problem is that the process is very very difficult, very very tough. I do still remember that कि मेरा ग्राफ कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो मैंने जुगाड़ किया था, वो बाजू वाले के पॉइंट्स लेके प्लॉट किया था. तो मिस ने बोला था कि देख, मैंने ना तुम्हारे टेम्परेचर थे ना बाजू बाजू वाले टेबल के, वो अलग अलग टेम्परेचर दिए थे इनिशियल वाले, तो ग्राफ में कोई प्रोजेक्शन तो अलग आना चाहिए ना थोड़ा. तेरा एग्जैक्ट सेम कैसे आया था? सो आई स्टिल रिमेम्बर इट. इट्स लाइक वेरी क्या बोलते हैं, ट्रिकी प्रोसीजर टू फॉलो. प्रोसीजर सिंपल है. पानी रखा होता है, थर्मामीटर होता है, 100 से 90 जाने तक वेट करो, टाइम लगाओ, 2 मिनट हो गया, फिर स्टॉप वॉच रिसेट करो एंट्री लेके, फिर 90 to 80 तक जाओ, 5 मिनट लगा, रिसेट मारो स्टॉप वॉच अगेन, 80 to 70, कीप ऑन काउंटिंग द टाइम. दैट इज इज प्रोसेस. द मेन एंड वर्स्ट पार्ट वाज टू प्लॉट द डायग्राम. ओके, बाय द वे दिस पर्टिकुलर लॉ इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, obviously given by Newton. Okay, how to understand this particular law? Let's try to see. According to Newton, rate of cooling is directly proportional. Now this is standard definition. Okay, अभी जो मैं लिख रहा हूँ ना वो standard definition है एकदम. Newton's law of cooling. So according to Newton, rate of cooling is directly proportional to excess temperature. What do you mean by excess temperature? Excess means ज़्यादा, किससे ज़्यादा? Over the surrounding. Okay, excess means ज़्यादा, किससे ज़्यादा? Over the surrounding. Rate of cooling is often denoted by the symbol of dq by dt. dt indicates with respect to time or rate. dq is about cooling. Directly proportional to excess temperature, that is theta minus theta naught. Theta is actually the temperature of body, or let's say
average temperature of body, and theta naught is what we call as temperature of surrounding. एक एग्जांपल देता हूं आपको, वही वाला बीकर वाला एग्जांपल लेते हैं. पहले आपका बीकर था 100 पे, ओके, एंड द सराउंडिंग टेम्परेचर वाज 30, ओके. तो योर एक्सेस टेम्परेचर डेल्टा थीटा विल बी 100 माइनस 30, दैट इज 70. तो जो आपका कूलिंग होगा ना वो इस 70 को प्रोपोर्शनेट होगा. अभी लेट्स से कि आपके लिक्विड का टेम्परेचर ड्रॉप होने को आया और वो 70 तक चला गया, या फिर लेट्स से 60 तक चला गया, तो 60 और आपका रूम टेम्परेचर 30 रहेगा. तो नाउ योर डेल्टा थीटा इज 60 माइनस 30 विच इज 30. ट्राई टू ऑब्जर्व दिस वैल्यूज. डेल्टा थीटा ड्रॉप हुआ, पहले ज्यादा था तो कूलिंग भी एकदम फास्ट हो रहा था, रेट ऑफ कूलिंग वाज मोर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन. जब 30 का वैल्यू मतलब डेल्टा थीटा का वैल्यू कम हुआ, कूलिंग भी कम हुआ, स्लो हो गया ना कूलिंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर. Yes, sir.